Hi everyone, this is Nishant and welcome you on Nishanti Academy. In this video, we are going to learn best important MCQs on Labor Codes 2019 and 2020. There are around 60 to 70 questions that I have covered in this video, and all the questions are based on important definitions that have been covered under Labor Codes 2019 and 2020. You will see MCQs based on Central Advisory Board, Standing Committee, Lockout, Strike and Trade Union, Aggregator, Gig Workers and Platform Workers. And at the end, there are few questions based on some miscellaneous topics like Maternity Benefit Act, Provident Fund, etc. यह वीडियो बाइलिंगुअल है, इसका पीडीएफ भी बाइलिंगुअल है। इस वीडियो में हम लोग लेबर कोड्स 2019 और 2020 के ऊपर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज तकरीबन 60 टू 70 एमसीक्यूज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ईपीएफओ के अकॉर्डिंग। सो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एज पर दी कोड 2019 द डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन रेफरेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डजंट इंक्लूड। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रेफरेंस के अकॉर्डिंग, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के संदर्भ में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जो परिभाषा लिखी हुई है 2019 के कोड के अंदर। 2019 में कौन सा कोड आया था? तो कोड ऑन वेजेस आया हुआ था। तो उसके अंदर जो परिभाषा लिखी गई है उसके अंदर क्या इंक्लूडेड नहीं है। आपके पास चार ऑप्शंस है और इन चार ऑप्शंस में हमें ये बताना है, ये फाइंड करना है कि क्या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परिभाषा में इंक्लूडेड नहीं है। पहला ऑप्शन है एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है सब्सिडरी कंपनीज अंडर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर, तीसरा है कॉरपोरेशन और अदर सिविक अथॉरिटी और चौथा ऑप्शन है एनी एस्टेब्लिशमेंट वेयर गवर्नमेंट शेयर इज मोर देन 50%। पहला जो ऑप्शन है, कोई भी ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश करा जाएगा, तो क्या ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अंदर आएगा। दूसरा है कोई भी ऐसा सब्सिडरीज कंपनीज जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के अंदर आती है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यानी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जो सब्सिडरीज कंपनी होंगी वो कौन कौन सी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे एनटीपीसी है, एनटीपीसी रेलवे वाला एग्जाम नहीं, एनटीपीसी का मतलब होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसके अलावा ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसी तरह से भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। तो ये सारी जितनी भी लिमिटेड कंपनीज हैं वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के अंदर सब्सिडरीज कंपनीज का रोल प्ले करती हैं। तो क्या ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के डेफिनेशंस के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, हमें ये पता होना चाहिए। तीसरा है कॉरपोरेशन और अदर सिविक अथॉरिटीज। तो कॉरपोरेशन तो आप बोलोगे सर स्टेट के अंदर भी आता है, वो तो मतलब सिविक बॉडी हो गया, मतलब किसी सिटीज के अंदर आता है। लेकिन हमें यहाँ पे किसके रेफरेंस में बोला गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के रेफरेंस में साफ साफ कह दिया है। तो हमें सोचना ही नहीं है कि वो मतलब सेंट्रल के अंदर आ रहा है कि स्टेट के अंदर आ रहा है। उसने साफ साफ बोल दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रेफरेंस में हमें बताना है। तो कॉरपोरेशन या अदर सिविक अथॉरिटी ये भी क्या होगी? एक गवर्नमेंट का पार्ट है, तो एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का रोल प्ले करती है ये। ठीक है, तो थर्ड वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, ये तो हम जानते हैं। चौथा ऑप्शन है एनी एस्टेब्लिशमेंट वेयर गवर्नमेंट शेयर इज मोर देन 50%। गवर्नमेंट का शेयर अगर 50% से ज्यादा है किसी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, तो क्या वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आएगा? तो आप बोलोगे सर ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने बहुत पहले से पढ़ते हुए हम आ रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट का शेयर 50% से ज्यादा है तो वो क्या करती है? वो चीजों को कंट्रोल करती है किसी भी पब्लिक सेक्टर वाले फील्ड में। तो यहाँ तो गवर्नमेंट का शेयर यही साफ-साफ कह रहा है कि 50% से ज़्यादा है, तो ये जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के डेफिनिशंस के अंदर आना चाहिए। ठीक है? तो ये भी आंसर इसका नहीं होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो अब सोचो क्या ऑप्शन होगा इसका। ठीक है? सोच लिया सबने? अब मैं आंसर बताता हूँ। ठीक है? इसका आंसर है डी। तो बहुत सारे बच्चे तो बोलेंगे क्वेश्चन ही गलत है भैया, ये हो ही नहीं सकता। देखो क्या था कि 2019 के कोड आने से पहले तक ये रूल था कि कोई भी ऐसा एस्टेब्लिशमेंट है जहां गवर्नमेंट का शेयर अगर 50% से कम है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सिर्फ अपना प्रॉफिट लेगी और बाकी उन्हें किस तरह से उसे एडमिनिस्ट्रेट करा जा रहा है उससे उसे मतलब नहीं होता गवर्नमेंट को। लेकिन गवर्नमेंट ने अब क्या कर दिया है 2019 के कोड में,
इवन 2020 का जो ओएसएच कोड है उसमें भी इसके बारे में मेंशन है। उन्होंने कह दिया है कि भई अब इस शेयर से हमें मतलब ही नहीं है कि 50% से कम भी होगा तो भी गवर्नमेंट क्या करेगी, एज़ एन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वहाँ पे वर्क करेगी और देखेगी चीज़ें किस तरीके से वहाँ पे रन हो रही हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि किसे इंक्लूड नहीं करा गया है, तो ऑप्शन होगा डी। ये चौथा वाला पॉइंट्स अब इसे हटा दिया गया है, तो अब ये जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के डेफिनिशंस में इंक्लूडेड नहीं है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के डेफिनिशंस में आता है। दूसरा वाला पॉइंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के डेफिनिशंस में आता है। तीसरा वाला पॉइंट ये भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के डेफिनिशंस में आता है, लेकिन जो चौथा पॉइंट है वो अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के डेफिनिशंस में नहीं आता है। ठीक है? क्या-क्या इंक्लूडेड है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के डेफिनिशंस में वो यहाँ हमने मेंशन कर रखा है आपको। हिंदी में बहुत सारे स्टूडेंट्स का बार-बार कंप्लेन रहा है कि सर हिंदी का ट्रांसलेशन में बहुत इश्यू होता है आपका। तो मैंने खास ध्यान रखा है कि हिंदी में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए बहुत अच्छे से बारीकी से मैंने चेक करा है कि हिंदी वाला मिस्टेक ना हो। ठीक है? तो इसका जो पीडीएफ है उसमें हिंदी वाला भी बेस्ट है और इंग्लिश वाला तो है ही। ठीक है? तो आप एक बार इसे रीड कर लेना क्या-क्या इसके अंदर इंक्लूडेड है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के डेफिनिशंस में, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट राइट एज पर द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर। कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर की परिभाषा के अनुसार इन स्टेटमेंट्स में, ये जो 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन चारों स्टेटमेंट में से कौन-सा राइट नहीं है, कौन-सा सही नहीं है? तो स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर इंक्लूड्स वर्कर्स हायर्ड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर होता है, उसके अंदर इंक्लूड होगा वे सारे वर्कर्स जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हायर करे जाते हैं। तो ये तो आप बोलोगे कि सर ये सही ही है, इसमें कुछ तो गलत है नहीं। दूसरा है कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर इंक्लूड्स इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। जो भी इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर के डेफिनिशंस में आते हैं। तो सर ये भी सही है, ये भी राइट है। ठीक है? ये मैंने बहुत बार अपने एमसीक्यूज़ के सेट में भी दिया हुआ है, मॉक टेस्ट में भी डाला हुआ है इसे। तो ये भी पॉइंट जो है राइट है। तीसरा पॉइंट है इंक्लूड्स वर्कर्स एम्प्लॉयड विथ म्यूचुअली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड कंडीशन होता है एम्प्लॉयमेंट का, उसे इंक्लूड करा गया है कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर में। तो ये सर साफ-साफ पता चल रहा है कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर और जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट होता है, उनके अंदर जो है स्टैंडर्ड कंडीशंस के बारे में मेंशन्स होती है बात। तो ये जो पॉइंट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर के केस में जो है ये गलत हो जाता है। चौथा है इट इंक्लूड्स या कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर इंक्लूड्स वर्कर्स विथ सोशल सिक्योरिटी कवरेज। ये भी गलत है, क्योंकि कंप्लीटली सोशल सिक्योरिटी जो है कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर को नहीं मिलती है। तो सी और डी जो है ये इसका राइट आंसर होगा। कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर के अंदर क्या-क्या चीज़ें मेंशन है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, एक बार इसे ज़रूर रीड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज़ पर द कोड ऑन वेजेस, द डेफिनिशन ऑफ वेजेस डज़न्ट इंक्लूड। जो डेफिनिशंस, जो परिभाषा दी हुई है वेजेस की, उसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं है? पहला ऑप्शन है बेसिक पे, दूसरा ऑप्शन है डियरनेस अलाउंस, तीसरा ऑप्शन है रिटेनिंग अलाउंस और चौथा ऑप्शन है प्रोविडेंट फंड। तो बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस ये तो इंक्लूडेड है, ये सबको मालूम होगा। रिटेनिंग अलाउंस क्या होता है ये मैं समझा देता हूँ। रिटेनिंग अलाउंस एक ऐसा अलाउंस होता है, जब भी कोई एस्टेब्लिशमेंट या कंपनी जब भी स्टार्ट होती है, रन करती है, तो उस समय उनका उतना प्रॉफिट नहीं होता है। इवन बहुत टाइम, जैसे अब स्टार्टअप को देख लो, स्टार्टअप से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज़ करो आपने एक स्टार्टअप स्टार्ट करा, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, उसे डेवलप होने में समय लगेगा। लेकिन आपके कुछ फ्रेंड हैं, जिन्हें वो स्टार्टअप बहुत अच्छा लग रहा है और उन्हें लग रहा है कि ये कभी न कभी तो रन करेगा, कभी न कभी मतलब ये सक्सेसफुल होगा। अगर हम अच्छे से काम करेंगे तो सक्सेसफुल होगा। तो होता क्या है कि इनिशियल स्टेज में जिसने स्टार्टअप लॉन्च करा है, मतलब जिसका वो स्टार्टअप है और उसके जितने फ्रेंड्स हैं जो स्टार्टअप को चलने में हेल्प कर रहे हैं, वो सब विदाउट सैलरी जो है बिना किसी प्रॉफिट के काम करते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद से उन्हें मिलना शुरू होगा। तो जितने सारे लोगों ने स्टार्टिंग में अपना समय, अपना टाइम, अपनी मेहनत सारा इन्वेस्ट करा है, उन्हें क्या क होगा कि जब वो कंपनी जो है रन करेगी, तो उन्हें एक रिटेनिंग अलाउंस मिलेगा। ये इस बात को ध्यान में रख कर के
कि जब कंपनी का बुरा समय था या फिर जब कंपनी बिल्कुल बच्ची थी, जब स्टार्ट हो रही थी वो, तो उस सिचुएशन में इन लोगों ने जो है कंपनी को ही सपोर्ट करा है, इन्हीं की वजह से कंपनी चली है। तो इसके बदले में उन्हें क्या मिलेगा, एक अलाउंस में दिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं रिटेनिंग अलाउंस। तो ये जो है डेफिनिशन ऑफ वेजेस में इंक्लूडेड है या नहीं? तो आंसर है यस सर, ये तीनों चीज़ें जो है डेफिनिशंस में इंक्लूडेड है। तो क्या इंक्लूडेड नहीं है? प्रोविडेंट फंड के बारे में जो डेफिनिशन है, जो वेजेस की परिभाषा है, उसके अंदर प्रोविडेंट फंड को जो है इंक्लूड नहीं करा गया है। तो ऑप्शन डी जो है, ये इसका सही आंसर होगा। वेजेस के अंदर क्या-क्या इंक्लूड करा गया है और क्या-क्या इंक्लूड नहीं करा गया है, वो देख लेते हैं। वेजेस इंक्लूड बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंस इफ एनी अगर है तो। रिटेनिंग अलाउंस की परिभाषा भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, यहाँ पे ब्रैकेट डालना मैं भूल गया। और जो वेजेस के अंदर क्या-क्या इंक्लूडेड नहीं है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बोनस इंक्लूड नहीं है, हाउस अकोमोडेशन चार्ज जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, एनी कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन और प्रोविडेंट फंड एंड द इंटरेस्ट व्हिच मे बी अक्रूड thereon, convenience allowance, house rent allowance, remuneration payable under any award or settlement between the parties or order of a court or tribunal, overtime allowance, commission, gratuity, retrenchment, compensation और ex gratia, ये सारी चीजें जो है वेजेस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशंस ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के डेफिनेशन में किसे इंक्लूड नहीं करा गया है, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार दिया है अपने मॉक टेस्ट में। तो ये तो अब मुझे लग रहा है कि जो बच्चे सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, वो इसका आंसर आराम से दे देंगे। तो क्या-क्या एम्प्लॉइज़ के डेफिनिशन में इंक्लूडेड नहीं है? तो पहला है गिग वर्कर, दूसरा है प्लेटफ़ॉर्म वर्कर, तीसरा है अप्रेंटिस और चौथा है आर्म्ड फोर्सेस। तो सी और डी जो है इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अप्रेंटिस और आर्म्ड फोर्सेस को एम्प्लॉयी के डेफिनिशन में इंक्लूड नहीं करा गया है। अगेन एम्प्लॉइज़ की डेफिनिशंस क्या है और कौन-कौन से पॉइंट्स है इसके अंदर इंक्लूडेड है, कौन-कौन से पॉइंट इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, वो मैंने मेंशन करा हुआ है, इसे एक बार रीड कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज़ पर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है 2020 में जो आया हुआ है, द एम्प्लॉयर इज़ एन ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ, जो एम्प्लॉयर होगा वो ऑथराइज्ड पर्सन होगा कहाँ का? तो फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और एन एस्टेब्लिशमेंट। एम्प्लॉयर एक ऑथराइज्ड पर्सन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का और एन एस्टेब्लिशमेंट का। दूसरा ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कॉन्ट्रैक्टर होगा वो एक तरह का, जो एम्प्लॉयर है वो कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है। तीसरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन, डिसीज्ड पर्सन का एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। चौथा मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट। बेसिकली ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है 2020 का, उसके अंदर जो एम्प्लॉयर की परिभाषा है, उस एम्प्लॉयर की परिभाषा में कौन-कौन से लोग आते हैं, मतलब क्या-क्या शामिल है। तो पहला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी एस्टेब्लिशमेंट का कोई एक ऐसा ऑथराइज्ड पर्सन हो, जो क्या करता है, जो हायर कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, तो वो एम्प्लॉयर होगा। यस सर, वो एम्प्लॉयर होगा। कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर हो सकता है या नहीं? तो आंसर है हाँ सर। ये भी जो एम्प्लॉयर की परिभाषा है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर के बारे में मेंशन्ड है, कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एम्प्लॉयर हो सकता है। तीसरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, जो व्यक्ति डिसीज्ड पर्सन का यहाँ पे जो सेंस बन रहा है ना, वो ओनर का सेंस बन रहा है। जो जो ओनर की डेथ हो गई है, अगर किसी कंपनी का है या किसी एस्टेब्लिशमेंट के ओनर की डेथ हो गई है, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, मीन्स उसका बेटा हो सकता है, उनका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। तो वो जो है वो एज़ एन एम्प्लॉयर काउंट होगा, तो यस सर, इसे भी काउंट करा गया है। चौथा है मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट। हाँ सर, बहुत सारी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट होती है, जहाँ पे मैनेजर्स या जो डायरेक्टर होता है, एमडी जो होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो एज़ एन एम्प्लॉयमेंट जो है देखते हैं सर चीज़ों को, कि जो है किसे हायर करना है, किसे फायर करना है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो चारों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस में क्वेश्चन है कि कौन-सा जो है ट्रू है, ये हमें पूछा गया है, कौन-सा विकल्प सत्य है।
तो चारों सही है तो ऑल आर ट्रू इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इसमें एम्प्लॉयर्स के डेफिनेशंस में क्या-क्या इंक्लूडेड है वो मैंने मेंशन करा हुआ है, एक बार रीड कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है वो एक डिस्प्यूट है, वो एक विवाद है। कैसा विवाद है, किसके बीच का विवाद है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच का। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो क्या उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट काउंट करेंगे? एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो क्या उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट काउंट करेंगे? तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये सही है। तीसरा है वर्कर्स एंड वर्कर्स के बीच में अगर डिस्प्यूट होगा तो उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट काउंट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा, पहले वाले में बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा। चौथा है इंडिविजुअल वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में अगर डिस्प्यूट होगा तो क्या वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है? हाँ सर है। तो बी और डी सही लग रहा है, ए और सी जो है वो थोड़ा गलत लग रहा है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की जो परिभाषा मेंशन्ड है कोड के अंदर, वो ये बोला गया है कि सर इन चारों में से कोई भी ऑप्शन हो, तो वो एज़ एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट काउंट होगा। तो इसका जो आंसर है वो है ए, बी, सी एंड डी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज़ पर द कोड ऑन वेजेस 2019, 2019 के कोड के अकॉर्डिंग नो एम्प्लॉयर कैन डू, कोई भी एम्प्लॉयर ये नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? रिड्यूस द रेट ऑफ वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय का जो वेज का जो रेट जो वेजेस वो दे रहा है उसे कम कर सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक है? दूसरा है डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स इन वेजेस फॉर सेम नेचर ऑफ वर्क, ये तो पढ़ लिया होगा, ये रट्टा मारा होगा, ये दोनों तो सही है। ठीक है? तीसरा है वेजेस सॉरी पे वेजेस लेस देन द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग फ्लोर वेजेस कहते हैं। तो फ्लोर वेजेस से कम पे कर सकता है क्या? तो नहीं सर, ये अब रूल में नहीं है, ये नहीं कर सकता है। तो तीनों सही है, तो ऑल ए, बी एंड सी सारे जो है एम्प्लॉयर जो है अब इन तीनों में से कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? एज पर द कोड ऑन वेजेस 2019, द ओवरटाइम वेजेस शुड नॉट बी लेस देन और इक्वल टू डैश थ्रेशोल्ड, जो ओवर टाइम वेजेस होगा 2019 कोड ऑन वेजेस के अकॉर्डिंग, जो ओवर टाइम वेजेस होगा वो डैश थ्रेशोल्ड मतलब एक लिमिट दी गई है उससे कम नहीं होना चाहिए। तो वो वैल्यू क्या है? पहला ऑप्शन है ट्वाइस द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस, जो नॉर्मल वेजेस मिल रही है वर्कर्स को उसके डबल से। दूसरा इक्वल टू द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस, जो नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस है उसके इक्वल होनी चाहिए। तीसरा हाफ ऑफ द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस, जो नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस है उसके आधी होनी चाहिए। और जो चौथा ऑप्शन है प्रोपोर्शनेट टू द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ओवर टाइम, कितने घंटे वो काम कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शन में जो है ओवर टाइम वेजेस होना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? कौन सा इसका आंसर होगा? तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, ट्वाइस द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस। सो एज पर द कोड ऑन वेजेस 2019 के अनुसार जो ओवर टाइम वेजेस दी जाएगी किसी भी वर्कर्स को, वो नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस के डबल से हमेशा ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, कोड ऑन होगा, Code on Industrial Relation 2020, all the members of Central Advisory Boards are nominated by, जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के जितने सारे मेंबर्स होते हैं उसे कौन नॉमिनेट करता है? पहला ऑप्शन है ट्रिपरटाइट कमिटी, दूसरा ऑप्शन है स्टैंडिंग ऑर्डर कमिटी, तीसरा ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट और चौथा ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट। ट्रिपरटाइट कमिटी जो होती है ना, इसका त्रिपक्षीय समिति यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में। तो ट्रिपरटाइट कमिटी जो है इसका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि जब भी किसी तरह का डिस्प्यूट हो जाए तो एम्प्लॉइज के कुछ रिप्रेजेंटेटिव हो, एम्प्लॉयर्स के कुछ रिप्रेजेंटेटिव हो और ऐसे रिप्रेजेंटेटिव जो ना एम्प्लॉइज और ना एम्प्लॉयर दोनों में से किसी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये तीनों जो है आपस में मिलके क्या करेंगे, वो जो डिस्प्यूट है उसका एक सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये जो कमिटी होती है वो किसी तरह का अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसे हैंडल करती है।
यहाँ पे क्वेश्चन है सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी, मतलब सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी का मतलब एक ऐसी कमिटी जो सेंटर को क्या करे, एडवाइस करे, किस चीज के लिए, किसी एक पर्टिकुलर प्लान के लिए, कोई एक पर्टिकुलर स्कीम्स के लिए। तो इसका जो मेंबर होगा वो कौन, उसे कौन नॉमिनेट करेगा, क्वेश्चन ये है। तो पहला वाला इसका ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है स्टैंडिंग ऑर्डर कमिटी। जो स्टैंडिंग ऑर्डर कमिटी होती है, इसका काम क्या होता है, तो इसका काम ये होता है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन किसी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर डिफाइन करती है कि क्या-क्या चीजें होनी चाहिए एक एस्टेब्लिशमेंट के अंदर और क्या-क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। तीसरा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये तो बताने की जरूरत नहीं कि ये होता क्या है। इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स को नॉमिनेट करती है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। आप जब पीडीएफ रीड करोगे तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर दी न्यू लेबर कोड, जो नया लेबर कोड आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ वुमेन इन सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड होगा उसमें वुमेन के का कितना नंबर होता है, वुमेन की संख्या क्या होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के, उसके उसका 1/4 होगा। दूसरा जो है वो है 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। तीसरा है 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स और जो चौथा है वो है नॉट डिटरमाइंड, ये डिटरमाइंड ही नहीं करा गया है। राइट आंसर इसका क्या है, बी ऑप्शन है, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। इसके बारे में मैंने पिछले वाले जो स्लाइड है इसमें सारा मेंशन करा हुआ है, तो इसमें आपको यहाँ दिख जाएगा 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर शैल बी वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का क्या काम है, क्या फंक्शन है। ठीक है, अभी मैंने बता दिया था ये क्या करता है, ये सेंटर को एडवाइस करता है डिफरेंट वर्क्स में, जैसे कि क्या स्कीम्स होना चाहिए, वेजेस के अंदर क्या क्या रिफॉर्म होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है फिक्स और रिवाइज द मिनिमम वेजेस, तो ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का काम है। दूसरा, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एन एस्टेब्लिशमेंट, इसे ऐड करा गया है, तो ये भी है अब। तीसरा है रिजॉल्व और एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटिंग टू एनी मैटर ऑफ लेबर कोड। तो लेबर कोड से रिलेटेड अगर और भी किसी भी तरह का मैटर है तो उसे भी, उसके लिए भी क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एडवाइस करेगा और चीजों को रिजॉल्व करेगा। तो ये तीनों चीजें जो हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का फंक्शन है, काम करती है, मतलब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड इन्हीं सब के ऊपर काम करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ एम्प्लॉइज डाई बिफोर गेटिंग अ पेमेंट देन द अमाउंट पेएबल शुड बी गिवन टू द। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एम्प्लॉय की अगर डेथ हो जाए बिना उसे उसे जब सपोज करिए उसे पेमेंट मिलने वाला था उस एम्प्लॉय को, लेकिन पेमेंट मिलने से पहले ही अगर उस एम्प्लॉय की डेथ हो जाए, तो उस केसेस में जो अमाउंट होगा जो उसे देना था एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर को, उस एम्प्लॉय को वो अमाउंट देना था, वो क्या करेगा उस अमाउंट का। सो क्वेश्चन है यहाँ पे, इन केस ऑफ एम्प्लॉय डाई बिफोर गेटिंग अ पेमेंट देन द अमाउंट पेएबल शुड बी गिवन टू। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाए बिफोर गेटिंग अ पेमेंट, मतलब उसे पेमेंट मिलना था लेकिन मिलने से पहले ही उस एम्प्लॉय की डेथ हो गई, तो उसका जो पेमेंट होगा वो किसे दिया जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नॉमिनी को दिया जाए, दूसरा है डिपॉजिटेड टू दी अथॉरिटी अंडर वेजेस कोड, वेजेस कोड के अंदर जो है अगर कोई अथॉरिटी बनाई गई है या अथॉरिटी है उसके पास डिपॉजिट कर देना चाहिए। सी ऑप्शन है दोनों, मींस नॉमिनी को भी दे सकता है या फिर इसे भी दे सकता है, और चौथा ऑप्शन है नाइदर ए नॉर बी। देखो इसका जो राइट आंसर है उसे समझते हैं हम लोग पहले, क्या होना चाहिए। देखो जब भी एम्प्लॉय की अगर डेथ हो जाती है, अगर उसे पेमेंट मिलने वाला होता है उससे पहले, तो उस केसेस में अगर एम्प्लॉयमेंट के समय जब उसे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, तो अगर एम्प्लॉयमेंट के टाइम में अगर उन्होंने अपना नॉमिनी अगर मेंशन करा हुआ है, तो जो अमाउंट है वो एम्प्लॉयर क्या करेगा, डायरेक्टली जो नॉमिनी होगा उसे पे कर देगा। अगर नहीं मेंशन है नॉमिनी, उस केसेस में वो वेज कोड के अंदर जो अथॉरिटी डिफाइन करी गई है, वो एम्प्लॉयर क्या करेगा, उस अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा कि मेरा एक एम्प्लॉयी है
जिसके जिसका इतना अमाउंट मेरे पास बाकी है, मुझे चुकाने थे, मुझे देने थे उसे पैसे। उसका पेमेंट बाकी था। ये पेमेंट जो है लेकिन उसका उसका कोई नॉमिनी नहीं है, तो ये पेमेंट जो है मैं आपको डिपॉज़िट करता हूँ। आप पता लगाइए कि किसे देना चाहिए। मतलब अब जो अथॉरिटी है वो क्या करेगी, वो जो एम्प्लॉयी होगा उसके घर जाएगी, पता करेगी कौन-कौन मेंबर है। अगर उसकी वाइफ़ होगी, तो वो जो अथॉरिटी होगा उसको उसकी वाइफ़ को पैसे दे देगा। अगर उसकी बेटी होगी तो बेटी को पैसे दे देगा या फिर कोई भी रिलेटिव है, बेटा है तो बेटे को दे देगा। मतलब किसी को भी वो जो है नॉमिनी बनाकर जो अथॉरिटी है वो उसे जो पेमेंट होगा एम्प्लॉयी का वो उसे हैंड ओवर करेगा। तो यानी दोनों ऑप्शंस क्या हैं? सही है। तो बोथ बी एंड सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदिन हाउ मेनी डेज इट इज मैंडेटरी टू पे द पेएबल अमाउंट बाय द एम्प्लॉयर if the nominee raised a claim not to receive any payment in case of employee die before getting a payment due. अगेन उसी से पहले वाले से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है विद इन हाउ मेनी डेज मतलब कितने दिनों के अंदर अंदर इट इज मैंडेटरी टू पे, ये मैंडेटरी है पे करना, द पेएबल अमाउंट जितना अमाउंट पे करना है बाय द एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के द्वारा इफ द नॉमिनी रेज्ड अ क्लेम नॉट टू रिसीव एनी पेमेंट, अगर नॉमिनी क्लेम करता है कि भाई मुझे पैसे मिलने चाहिए थे लेकिन मुझे मिले नहीं है। इन केस ऑफ एम्प्लॉई डाई बिफोर गेटिंग दी अप सॉरी बिफोर गेटिंग अ पेमेंट ड्यू, जो पेमेंट ड्यू था उसे पाने से पहले ही अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो उस केसेस में जो उसका नॉमिनी होगा उस नॉमिनी को अगर पेमेंट नहीं मिली है और उसने क्या करा है एक क्लेम रेज कर दिया एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में, तो एम्प्लॉयर की के लिए ये लायबिलिटी हो गई, ये मैंडेटरी हो गई कि उसे जो है अब अमाउंट पे करना है। तो कितने दिन के अंदर-अंदर उसे ये अमाउंट पे करना है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस हैं, 60 डेज़, दूसरा ऑप्शन है 90 डेज़, तीसरा ऑप्शन है 30 डेज़ और चौथा ऑप्शन है 45 डेज़। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि 90 डेज़ के अंदर-अंदर उसे क्या करना है, पेमेंट जो है क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ एम्प्लॉयर पे लेस देन द अमाउंट ड्यू टू द एम्प्लॉय, मीन्स जितना अमाउंट ड्यू था एम्प्लॉय का अगर एम्प्लॉयर उससे कम पे करता है तो देन एज पर द लेबर कोड द पेनल्टी विल बी अ फाइन। तो लेबर कोड के अनुसार जो पेनल्टी लगेगी वो कितने रुपीस की लगेगी। पहला ऑप्शन है 50,000, दूसरा ऑप्शन है 75,000, तीसरा ऑप्शन है 1 लाख रुपीस और चौथा ऑप्शन है 20,000 रुपए। जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन ए 50,000। तो जो 50,000 होगा उस 50,000 की पेनल्टी लगेगी एम्प्लॉयर के ऊपर अगर वो एम्प्लॉय को जितना अमाउंट पे करना था उससे कम पे करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कंस्टिट्यूट अ वर्कर कमिटी एज पर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स इन एन एस्टेब्लिशमेंट इज। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के अनुसार अगर हमें वर्कर कमिटी बनानी है, वर्क कमिटी बनानी है, कंस्टिट्यूट करनी है, तो हमें कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है? मतलब मिनिमम कितने वर्कर्स किसी एस्टेब्लिशमेंट में काम करने चाहिए, तब जाकर के वो एस्टेब्लिशमेंट जो है, वो एप्लीकेबल होगा कि वो एक वर्क कमिटी अपना बना सकती है। ठीक है? 4 ऑप्शंस गिवन है 100, 200, 300, 500 और इसका जो राइट आंसर है वो है 100। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक एस्टेब्लिशमेंट के अंदर टोटल कितने वर्कर्स होने चाहिए मिनिमम कि उसके बाद वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एलिजिबल हो जाएगी कि वो अपना एक खुद का वर्क कमिटी बना सकती है। तो आंसर है 100 वर्कर्स होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वर्क कमिटी मेंशन्ड इन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के अंदर वर्क कमिटी का फंक्शन मेंशन है वो क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है प्रमोट एंड प्रिजर्व एमिटी एंड गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक गुड रिलेशन जो है उसे मेंटेन करके रखना पहला। दूसरा कंसीलिएट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो रहा है उसे कंसीलिएट करना। तीसरा बोथ ए एंड बी और चौथा नीदर ए नॉर बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा बोथ ए एंड बी यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020
What should be the minimum number of workers in an establishment to form a grievance readdressal committee for resolution of dispute arising out of individual grievances? क्वेश्चन है, अगर किसी एक वर्कर मतलब इंडिविजुअल वर्कर से रिलेटेड अगर किसी तरह का इश्यू हो जाता है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, तो इसे हैंडल करने के लिए एक ग्रीवेंस रीएड्रेसल कमिटी बनाई जाती है, जिसके अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर या सेपरेट या इंडिविजुअल वर्कर जाके ये बता सकता है कि भाई मेरा और एम्प्लॉयर के बीच में इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके कारण एम्प्लॉयर ने मुझे जो है मेरा प्रमोशन रोक करके रखा हुआ है, मुझे ये नहीं दे रहा है, मुझे वो नहीं दे रहा है, इस तरह से वो बता सकता है, अपना ग्रीवेंसेस वहाँ पे जाकर के वो सुना सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मिनिमम कितने वर्कर्स होने चाहिए एक एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, ताकि वो एस्टेब्लिशमेंट जो है एक ग्रीवेंस रीएड्रेसल कमिटी बना सके। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 10, 20, 30, 40 और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 20 मिनिमम वर्कर्स होने चाहिए, तब जाकर के वो जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एप्लीकेबल होती है कि वो अपना एक खुद का ग्रीवेंस, चाहे वो एक बनाए या एक से ज़्यादा बनाए, ग्रीवेंस रीएड्रेसल कमिटी बना सके। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार इसे ज़रूर देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रीवेंस रीएड्रेसल कमिटी? ग्रीवेंस रीएड्रेसल कमिटी के अंदर जो मैक्सिमम नंबर है, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होगा यहाँ पे, मेंबर्स ऑफ ग्रीवेंस रीएड्रेसल कमिटी। तो इसका जो आंसर है वो है 10। मेंशन करा हुआ है मैंने यहाँ पे, आप एक बार रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार ऑफ अ ट्रेड यूनियन इज अपॉइंटेड बाय? एक ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रार है वो कौन अपॉइंट करता है? तो आंसर है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन? एक ट्रेड यूनियन फॉर्म करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स कितने चाहिए? ऑप्शन है आपके पास, 10% ऑफ टोटल वर्कर्स और 100 विच एवर इज लेस। 10% टोटल वर्कर्स के या फिर 100 टोटल नंबर्स में जो भी कम हो वो ज़रूरत है। दूसरा 20% ऑफ टोटल वर्कर्स और 100 विच एवर इज लेस। तीसरा है 10% ऑफ टोटल वर्कर्स और 100 विच एवर इज मोर। और चौथा है 20% ऑफ टोटल वर्कर्स और 100 विच एवर इज मोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। डिटेल्स आपको इस स्लाइड में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 a trade union get the certificate of registration if? आपके पास 4 स्टेटमेंट है और इन 4 स्टेटमेंट्स में चूज करना है कि वो कौन-कौन से स्टेटमेंट सही हैं, जिसके थ्रू एक ट्रेड यूनियन जो है उसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा ये कंफर्म हो जाता है कि ये एक वैलिड ट्रेड यूनियन है। ठीक है? तो पहला ऑप्शन है, होल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ फॉर व्हिच द ट्रेड यूनियन हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। पूरा उसका ऑब्जेक्टिव से पता होना चाहिए, मतलब मेंशन्ड हो कि ट्रेड यूनियन के क्या-क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। दूसरा, होल ऑफ द पर्पसेस फॉर व्हिच द जनरल फंड्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन शैल बी एप्लीकेबल। जो ट्रेड यूनियन के वो सारे पर्पसेस जहाँ भी उन्हें अपना जो फंड है वो इन्वेस्ट करना है वो मेंशन होना चाहिए। दूसरा, टोटल मेंबर्स शुड नॉट बी लेस देन 10% ऑफ द टोटल वर्कर्स और 100 व्हिचएवर इज लेस। तो ये हमने देख लिया था कि तीसरा वाला तो होगा ही। चौथा, मस्ट हैव अ नेम। ये तो कॉमन है कि नाम होगा तभी काम करेगा, नहीं तो ट्रेड यूनियन तो वैलिड ही नहीं होगा। तो सी और डी तो पता है, बाकी ए एंड बी है या नहीं। तो आंसर है यहाँ पे, आई थिंक चारों इसके ऑप्शंस हैं, ऑल द पॉइंट्स आर ट्रू होगा। देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। रजिस्टर्ड होने के लिए ट्रेड यूनियन को एक मतलब ट्रेड यूनियन को गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वैलिड होने के लिए क्या-क्या चीजें चाहिए वो देख लेते हैं। पहला है नाम होना चाहिए ट्रेड यूनियन का, और ये नाम जो है किसी और का कॉपी पेस्ट करा हुआ ना हो, खुद का हो। दूसरा, होल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मेंशन होना चाहिए। ट्रेड यूनियन जब भी स्टेब्लिश हुआ है तो क्या ऑब्जेक्टिव है उस ट्रेड यूनियन का, वो सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। पूरा पर्पस मेंशन होना चाहिए ट्रेड यूनियन का कि फॉर व्हिच द जनरल फंड ऑफ द ट्रेड यूनियन शैल बी एप्लीकेबल। जो फंड कलेक्ट करा जाएगा
वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा फैसिलिटी एंड मेंटेनेंस की लिस्ट होनी चाहिए मेंबर्स की, कि मतलब मेंबर्स को क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएगी अगर वो इस ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर रही है, तो क्या क्या मेंटेनेंस होगा वहाँ पे, या कितना मेंटेनेंस चार्ज लगेगा, ये सारा कुछ मेंशन होना चाहिए। Admission of ordinary members irrespective of their craft and category, who shall be persons actually engaged or employed in an establishment। और जो छठा है, जो 6 नंबर का पॉइंट है, the total members should not be less than 10% of the total workers और 100 whichever is less। सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है, एक बार इसे रीड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन शिल बी कैंसल्ड बाय अ रजिस्ट्रार इफ। जो ट्रेड यूनियन की जो वैलिडिटी है वो कैंसल्ड हो सकती है, कैंसल्ड करी जा सकती है रजिस्ट्रार के द्वारा कब। तो चार ऑप्शंस है, मैं वो बताना है। पहला ऑप्शन है, इफ मेंबर इन द ट्रेड यूनियन फॉल्स बिलो 10% और 100 विच एवर इज लेस। ये याद हो जाना चाहिए सबको कि ये जो है एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के केस में। दूसरा, इफ द यूनियन वायलेट्स द रूल ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटिस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन शेल बी गिवन by the registrar to the trade union before dash number of days of cancellation। मीन्स किसी भी ट्रेड यूनियन का अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है किसी रजिस्ट्रार को, तो उसे क्या करना पड़ेगा, ट्रेड यूनियन को समथिंग डेज पहले एक नोटिस देना पड़ेगा कि हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं। तो वो जो नोटिस है वो कितने दिन पहले दिया जाता है? चार ऑप्शन है, 14 दिन, 30 दिन, 45 दिन और 60 दिन। और जो राइट आंसर है वो है 60 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 एक्ट विच इज नॉट एप्लीकेबल टू द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है उसके अंदर कौन सा एक्ट है जो एप्लीकेबल नहीं है? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है कंपनीज एक्ट 2013, दूसरा है द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, तीसरा है द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 और जो चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो जो राइट आंसर है वो है नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। कौन-कौन से एक्ट ट्रेड यूनियंस जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है उस पर एप्लीकेबल नहीं है? पहला है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, दूसरा है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, तीसरा है द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 और चौथा है कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज बीन एडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्ट्राइक अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। जो स्ट्राइक के डेफिनेशंस हैं उसके अंदर कौन सा पॉइंट जो है ऐड करा गया है एज पर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020? पहला है कैजुअल लीव ऑन अ गिवन डे बाय 50% और मोर वर्कर्स। दूसरा है अ कॉन्सेंट्रेटेड रिफ्यूजल और अ रिफ्यूजल अंडर अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तीसरा है सेसेशन ऑफ वर्क्स बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री और चौथा है नन ऑफ द अबव। देखो, ये जो दो पॉइंट है ये ऑलरेडी मेंशन्ड थे स्ट्राइक के अंदर, कि अगर सपोज कॉन्सेंट्रेटेड रिफ्यूजल या अरिफ्यूजल, रिफ्यूजल मतलब इनकार कर देना, छोड़ देना, बहिष्कार करना, एक तरह से ये हो गया। अंडर अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग मतलब कुछ वर्कर्स हैं उनका कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करा, बहिष्कार कर दिया काम से कि हमें नहीं करना, तो ये एक तरह का स्ट्राइक माना जाता है। दूसरा है सेसेशन ऑफ वर्क, वर्क को बंद कर देना बाय द बॉडी ऑफ द पर्सन्स एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री। मतलब इंडस्ट्री के अंदर जो है अगर सपोज कुछ पर्सन्स ने मिलके काम बंद कर दिया, तो ये भी एक तरह का क्या है, स्ट्राइक है। जो फर्स्ट वाला पॉइंट है इसे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में मेंशन करा गया है कि अगर कुछ वर्कर्स, कितने वर्कर्स होने चाहिए, 50% होने चाहिए या 50% से ज्यादा होने चाहिए। अगर वो एक साथ मिलकर अगर कैजुअल लीव पे चले जाते हैं कुछ नंबर ऑफ डेज के लिए जो डिफाइंड होगा, तो उसे भी एक तरह का स्ट्राइक ही माना जाता है। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 हाउ मेनी डेज बिफोर द नोटिस शुड बी गिवन बाय द वर्कमैन
to the employer before proceeding on strike. क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के अकॉर्डिंग कितने दिन पहले वर्कमैन जो है वो क्या करेंगे, एम्प्लॉयर्स को नोटिस देंगे कि भाई हम स्ट्राइक करना चाहते हैं। चार ऑप्शंस है, 14 दिन है, 20 दिन है, 30 दिन है, 60 दिन है। जो राइट आंसर है इसका वो है 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम थ्रेशोल्ड नंबर ऑफ वर्कर्स to apply standing order to an establishment as per Industrial Relation Code 2020। जो मिनिमम थ्रेशोल्ड नंबर है, कितने वर्कर्स होने चाहिए एक, अगर उन्हें स्टैंडिंग ऑर्डर कमेटी के लिए या स्टैंडिंग ऑर्डर कमेटी जो है अगर उसे उसका गठन करना है, उसके लिए अगर अप्लाई करना है तो एक एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कितने वर्कर्स होने चाहिए। चार ऑप्शंस हैं और जो राइट आंसर है इसका है वो है 300। मतलब 300 वर्कर्स मिनिमम चाहिए किसी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, ताकि जो है वो स्टैंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करें, अप्लाई कर सके। स्टैंडिंग ऑर्डर कमेटी ये एक ऐसी कमेटी होती है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन करती है कि क्या-क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, क्या-क्या चीजें जो है वर्कर्स के बेनिफिट्स में होनी चाहिए, ये सारी चीजें डिफाइन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर एसएस कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के अकॉर्डिंग व्हाट इज एन एग्रीगेटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्रीगेटर क्या है? ऑप्शन है आपका पहला, इट इज अ डिजिटल मार्केट प्लेस कनेक्टिंग सेलर एंड बायर। ये एक एग्रीगेटर का मतलब क्या है, एक ऐसा डिजिटल मार्केट प्लेस है जो सेलर और बायर को क्या करता है, मिलाता है। दूसरा, एन एंटिटी दैट परचेसेस मॉर्गेज फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एग्रीगेटर का मतलब क्या है, एक ऐसा एंटिटी जो क्या करे, परचेस करता हो जो मॉर्गेजेस को फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ये इकोनॉमिक का टर्म है, तो बाद में डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। सी है एन ऑनलाइन वेब पोर्टल टू रजिस्टर्ड गिग वर्कर्स, ये तो है नहीं। चौथा है एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर फ्रीलांसर। देखो अब जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, देखो बहुत समय से, मतलब पिछले कुछ साल से जो डिजिटल मार्केटिंग जब से लॉन्च हुआ है, मतलब जिसपे जब गवर्नमेंट ने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, सॉरी डिजिटल इंडिया के ऊपर जो है जब से गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ है, तब से डिजिटल मार्केट जो है ना वो बहुत ज़्यादा रन कर रहा है इंडिया में। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरा पूरा जो वर्ल्ड है वो इंडिया को एक बहुत बड़ा मार्केट समझ रहा है। तो जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ लॉज़ लाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो एग्रीगेटर एक ऐसा टर्म इंट्रोड्यूस करा गया है जो उन सारे प्लेटफ़ॉर्म को डिनोट करेगा जो डिजिटल मार्केट प्लेस का काम करती हैं। मतलब एक ऐसा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे सेलर और बायर को मिलाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न देख लो आप, या फिर आप फ्लिपकार्ट देख लो, ये सब ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पे एक सेलर को और एक बायर को क्या करते हैं, मिलाते हैं। उसी तरह से ज़ोमैटो है, ये सब क्या करता है, ये एक सेलर को एक बायर से कनेक्ट करने का काम करता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एग्रीगेटर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर एसएस कोड 2020 अ वर्कर आउटसाइड ऑफ द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज कॉल्ड। एक जो एसएस कोड है 2020 के अनुसार कोई भी ऐसा वर्कर जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप से बाहर है उसे क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है प्लेटफॉर्म वर्कर, दूसरा ऑप्शन है गिग वर्कर्स, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और चौथा ऑप्शन है नीदर ए नॉर बी। इसका जो सही आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। बहुत जगहों पे आपको गिग वर्कर्स दिखेगा, ये गलत है। दोनों ही इसके आंसर होंगे। प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी जो है वो भी जो नॉर्मल, जो अभी तक ट्रेंड में था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज का जैसा रिलेशन होता है उससे बाहर है। और जो गिग वर्कर है वो तो है ही। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इनके बारे में मेंशन करा हुआ है, एक बार रीड कर लेना आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर एसएस कोड 2020 डैशबोर्ड हैज बीन क्रिएटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स। जो गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए एक ऐसा बोर्ड जो क्रिएट करा गया है उसका नाम बताना है। चार ऑप्शंस है, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, दूसरा है वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, तीसरा है स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड और चौथा है गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो इसको टिक मारेंगे जबकि ये आंसर है नहीं, ऐसा कोई बोर्ड बना ही नहीं है अभी तक। इसका जो आंसर है वो है नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीगेटर
to the welfare fund of gig and platform workers as per social security code 2020? सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एकदम रट के जाना। क्वेश्चन ये कह रहा है गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए एक वेलफेयर फंड बन रहा है। और ये जो वेलफेयर फंड है वो कौन बना रही है? तो नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बना रही है। इसके अंदर जो है इस फंड के द्वारा इन्हें जो है सोशल सिक्योरिटी कवरेज दिया जाएगा। और तो क्वेश्चन ये है कि ये जो प्लान है इसके अंदर एग्रीगेटर का कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 4 ऑप्शन है, 2%, 5%, 7% और 10%। और जो सही ऑप्शन है वो है मेरा ऑप्शन बी, दैट इज़ 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज़ पर एसएस कोड 2020 व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ continuous service in an establishment for a generalist to claim for gratuity? और इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा 3 इयर्स। ये मैंने मॉक टेस्ट में दिया हुआ है, मैंने अपने एमसीक्यूज के सेट में दिया हुआ है, और ये भी मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रेट्युटी क्लेम करने के लिए जो जर्नलिस्ट जो है उनका मिनिमम नंबर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस किसी एक कंपनी के अंदर कितना होना चाहिए? तो 3 इयर्स होना चाहिए। अगर जर्नलिस्ट ना हो, अगर नॉर्मल एम्प्लॉइज़ हो, वो नॉर्मल एम्प्लॉयी है, तो उसे मिनिमम कितना साल जो है कंटिन्यूअस सर्विस देना पड़ेगा, ताकि वो ग्रेट्युटी के लिए क्लेम कर सकता है? तो इसका आंसर है 5 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज़ पर कोड ऑन ओएसएच। ओएसएच का मतलब होता है मेरा कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020। तो इस कोड के अनुसार द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री इंक्लूड्स मिनिमम डैश नंबर ऑफ वर्कर्स। जो एक फैक्ट्री है उसके अंदर कितने मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स होने चाहिए? मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे किसी एक एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि हम उसे फैक्ट्री का दर्जा देंगे कि अब वो फैक्ट्री हो गई है। 4 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है 20 विथ द ऐड ऑफ पावर्स एंड 40 विदाउट द ऐड ऑफ पावर्स। दूसरा 10 विथ द ऐड ऑफ पावर्स एंड 20 विदाउट द ऐड ऑफ पावर्स। तीसरा 10 विथ ऐड ऑफ पावर्स एंड 40 विदाउट ऐड ऑफ पावर्स। और चौथा है 20 विथ ऐड ऑफ पावर्स एंड 20 विदाउट ऐड ऑफ पावर्स। तो पहले तो ये कंफ्यूजन होगा ऐड ऑफ पावर्स क्या होता है। जिन्हें कंफ्यूजन है, बहुत सिंपल टर्म है ये। ऐड ऑफ पावर्स का मतलब होता है मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई। ठीक है? तो अगर पावर सप्लाई है, अगर मशीनें हैं किसी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, तो मशीनों के साथ 20 वर्कर्स होने चाहिए। और अगर पावर सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो उसके साथ, उसके बगैर जो है 40 वर्कर्स जो है होने चाहिए मिनिमम। तो जाकर हम उस एस्टेब्लिशमेंट को जो है फैक्ट्री का दर्जा देंगे। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है इसका। ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन नहीं करा है, इसका ऑप्शन ए जो है वो मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 which one of the following is not a benefit for workers engaged under fixed term employment? फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट टाइम सोशल सिक्योरिटी के अंदर इंट्रोड्यूस करा गया है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बेसिकली जो है कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स को डिफाइन कर रहा है एक तरीके से। तो क्वेश्चन है इसके अंदर कौन सा बेनिफिट जो है वर्कर्स को नहीं दिया गया है, उन सारे वर्कर्स को जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है ग्रेट्युटी, दूसरा है मेरा रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, तीसरा है मैटरनिटी बेनिफिट या मैटरनिटी लीव, और चौथा है ओवर टाइम वेजेस। जो राइट आंसर है वो है मेरा रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। जो फिक्स टर्म एम्प्लॉइज हैं उन्हें रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का जो बेनिफिट है वो नहीं दिया जा रहा है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के बारे में मेंशन करा हुआ है मैंने बहुत अच्छे से, एक बार रीड कर लेना इसे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एज पर द न्यू इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 establishment with less than dash number of workers can retrench without government's approval। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के अनुसार किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में मैक्सिमम कितने नंबर होने चाहिए? मतलब लेस देन डैश नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब इतने नंबर्स ऑफ वर्कर्स से अगर कम है वहां पे काम करने वाले वर्कर्स, तो जो उसका एम्प्लॉयर है वो बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के वहाँ के एम्प्लॉइज़ को, अपने एम्प्लॉइज़ को क्या कर सकता है, वो रिट्रेंच कर सकता है, छँटनी कर सकता है, हटा सकता है। 4 ऑप्शंस है 100, 200, 300 एंड 400। और इसका जो राइट आंसर है वो है 300। मतलब अगर 300 से कम वर्कर हैं
किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, तो जो उसका ऑनर है, जो एम्प्लॉयर है, वो बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के जो है रिट्रेंच कर सकता है अपने वर्कर्स को। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि जो द हिंदू ने इसके लिए क्रिटिसाइज़ करा था और भी 1-2 न्यूज़पेपर थे, उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ करा था, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ग्रेट्युटी शैल बी पेएबल टू एम्प्लॉइज बाय एवरी शॉप और एस्टेब्लिशमेंट इन व्हिच डैश और मोर एम्प्लॉइज आर एम्प्लॉयड और वर एम्प्लॉयड ऑन एनी डेज ऑफ प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्रेट्युटी एप्लीकेबल करने के लिए मिनिमम कितने नंबर्स होने चाहिए एम्प्लॉइज के किसी एस्टेब्लिशमेंट में, ताकि जो है ग्रेट्युटी जो है वहां पे काम कर सके, वहां पे एप्लीकेबल हो। चार ऑप्शंस है, 10, 20, 30, 40, और जो राइट आंसर है दिस इज द ऑप्शन ए, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट हैज नॉट बीन सब्ज्यूम्ड अंडर कोड ऑन वेजेस 2019। कोड ऑन वेजेस 2019 के अंदर कौन सा एक्ट जो है वो सब्ज्यूम नहीं है, नहीं करा गया। पहला है यहाँ पे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, दूसरा है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, तीसरा है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और चौथा है इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1970। 1970 इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 होता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कोड ऑन वेजेस 2019 फ्लोर वेजेस हैज बीन इंट्रोड्यूस। क्या करा गया है, 2019 का जो कोड ऑन वेजेस है, वेजेस के ऊपर जो कोड आया हुआ है, उसमें फ्लोर वेजेस को इंट्रोड्यूस करा गया। फ्लोर वेजेस क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे से मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशन वाले वीडियोस में भी कवर करा हुआ है इसे। जिन्हें डाउट है वो लास्ट पार्ट जरूर देख लेना इंडस्ट्रियल रिलेशन का, उन्हें पता चल जाएगा क्या होता है फ्लोर वेजेस। तो क्वेश्चन ये है कि अभी जो करंट फ्लोर वेजेस है इंडिया का वो कितना है। चार ऑप्शंस है, 178 रुपीज पर डे, रुपीज 190 पर डे, 150 पर डे और 180 पर डे। जो राइट आंसर है वो है रुपीज 178 पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स अंडर विच द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस is to be reviewed and revised by the appropriate government। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स कितने होने चाहिए जिसके अंदर जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है उसे गवर्नमेंट क्या करेगी, रिवाइज करेगी और रिव्यू करेगी। चार ऑप्शंस है, 5 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, और जो राइट आंसर है वो है मेरा 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज बीन एडेड इन कोड ऑन वेजेस 2019 as one of the parameters to disqualify a workers for receiving bonus। सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2019 कोड ऑन वेजेस के अकॉर्डिंग वो कौन सा पैरामीटर है जिसे इंक्लूड करा गया है जिसके थ्रू वर्कर्स को डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है कि उसे बोनस नहीं मिलेगा। तो देखो, पहला ऑप्शन फ्रॉड, दूसरा ऑप्शन है वायलेंट बिहेवियर वाइल ऑन द प्रीमिसेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, और तीसरा है थेफ्ट, मिसएप्रोप्रिएशन और सैबोटेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। ये तीनों ऑलरेडी एडेड थे। सेक्सुअल हरासमेंट का जो केस था इसे जो है 2019 में ऐड करा गया है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसएस कोड 2020 हैज बीन पास्ड ऑन डैश बाय राज्यसभा। किस दिन जो है राज्यसभा में से जो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 है वो पास हुआ है। इसका जो राइट आंसर है वो है 23 सितंबर 2020। 23 सितंबर 2020 को जो है वो राज्यसभा से पास हुआ है और 22 सितंबर 2020 को जो है वो लोकसभा से पास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट हैज नॉट बीन सब्ज्यूम्ड अंडर एसएस कोड 2020। जो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 है उसके अंदर कौन सा कोड है उसे सब्ज्यूम नहीं करा गया है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं। सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर बहुत सारे एक्ट्स को जो है सब्ज्यूम करा गया है और इसे याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। क्या है ट्रिक? कमिंग टू प्रोवाइड फंड फॉर मैटरनिटी एंड exchange gratuity to unorganized workers working in shine buildings। कम से मेरा बनता है कंपनसेशन एक्ट, प्रोवाइड फंड से बनता है मेरा प्रोविडेंट फंड, इन से बनता है मेरा इंश्योरेंस एक्ट मींस एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट हो गया यहाँ पे,
मैटरनिटी से बनता है मेरा मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्स, एक्सचेंज से बनेगा मेरा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट 1959, ग्रेट्युटी से बनता है पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972, अनऑर्गेनाइज्ड से बनेगा द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, साइन एक्चुअली साइन को रिप्रेजेंट करता है द साइन वर्कर्स वेलफेयर फंड 1981, और बिल्डिंग से द बिल्डिंग एंड द अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस 1966। ठीक है, 2-3 बार इसे पढ़ना, ये ध्यान में आ जाएगा। अगर आप बना सकते हो तो बनाना, और कमेंट सेक्शन पे बताना चाहते हो तो बता भी सकते हो, ताकि और भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिले इससे। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सा सब्ज्यूम नहीं करा गया, जो चौथा वाला ऑप्शन है द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स सॉरी द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970, इसके बारे में इस एक्ट में कोई मेंशन नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंडीशन हैज बिकम mandate under social security code 2020 for every unorganized workers, gig workers and platform workers required to be registered। अगर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स या गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स ये अगर चाहते हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन हो एज एन वर्कर के फॉर्म में, और फ्यूचर में उन्हें किसी तरह का सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिल सके, तो उन्हें 2 कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगे, जो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के अंदर मेंशन है। पहला, मस्ट हैज कंप्लीटेड 16 इयर्स ऑफ एज, और दूसरा, अ सेल्फ डिक्लेरेशन कंटेनिंग इंफॉर्मेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक इंफॉर्मेशन प्रिस्क्राइब करी जाएगी, उन्हें क्या करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि उन्हें वो सारी शर्तें, वो सारी कंडीशंस एक्सेप्टेड है, मंजूर है। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर एसएस कोड 2020 फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस द रेट ऑफ डैश डेज वेजेस इज काउंट एज ग्रेट्युटी। बहुत इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या ये कह रहा है कि सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के अकॉर्डिंग एक साल की सर्विस के ऊपर किस तरीके से जो ग्रेट्युटी का जो रेट है वो डिफाइंड है। आपके पास 4 ऑप्शंस है, 15 डेज ऑफ वेजेस, 10 डेज ऑफ वेजेस, 30 डेज ऑफ वेजेस और नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो है 15 डेज ऑफ वेजेस। क्वेश्चन ये था कि अगर 1 साल का सर्विस उन्होंने कवर करा है, तो वो ग्रेट्युटी जो है कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे पता करेंगे? तो 1 साल के सर्विस में जो 15 दिन की उनकी जो सैलरी होगी, वो उनकी ग्रेट्युटी काउंट होगी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द पेनल्टी फॉर नॉट पेइंग एनी ग्रेट्युटी अमाउंट बाय द एम्प्लॉयर टू व्हिच एन एम्प्लॉयी इज एंटाइटल्ड टू इज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पेनल्टी होगी अगर एम्प्लॉयर जो है ग्रेट्युटी अमाउंट एम्प्लॉय को नहीं पे कर रहा है, तो क्या पेनल्टी होगी। पहला ऑप्शन है 1 साल का इम्प्रिजनमेंट और 5,000 रुपए का फाइन, या फिर 2 साल का इम्प्रिजनमेंट और 20,000 रुपए का फाइन, या फिर 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट और साथ में 50,000 रुपए का फाइन, और चौथा है 1 साल का इम्प्रिजनमेंट और 20,000 रुपए का फाइन। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स व्हाट इज द थ्रेशोल्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एन एस्टेब्लिशमेंट। मतलब किसी एस्टेब्लिशमेंट में मिनिमम कितने एम्प्लॉयज होने चाहिए कि वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है। 4 ऑप्शंस है, 10, 20, 100 और 70। इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा ऑप्शन ए, मीन्स 10 ऐसे एम्प्लॉयज होने चाहिए। अगर 10 एम्प्लॉइज़ हैं, तब जाकर के जो है वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए जो है अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो एम्प्लॉयर और वुमेन कैन knowingly employ a women workers in any establishment during the dash immediately following the day of her delivery, miscarriage or medical termination of pregnancy। क्वेश्चन है कोई भी एम्प्लॉयर या वुमेन जो है ये जानते हुए कि जो है वुमेन के साथ वुमेन की क्या हुई है, डिलीवरी हुई है या मिसकैरेज हुआ है या मेडिकल ट्रीटमेंट
सॉरी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी है अभी-अभी खत्म हुई है, तो कब तक जो है वो उसे उस वुमन को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता, नहीं दिया जा सकता या फिर उसे काम पे नहीं बुलाया जा सकता। 4 ऑप्शंस हैं और जो राइट आंसर है इसका वो है 6 वीक्स। एकदम याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज़ पर कोड ऑन ओएसएच, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020 के अकॉर्डिंग what is the new threshold number of workers in an establishment to provide a canteen facilities? कितना वर्कर्स होना चाहिए एक एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि उसे कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा सके? 4 ऑप्शन है 250, 100, 300 एंड 150 और जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 an employer can change the service condition of workers only after giving a notice before dash number of days। क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉयर जो है वो सर्विस कंडीशन को चेंज कर सकता है, मतलब वर्कर का के लिए जो सर्विस कंडीशन उन्होंने पहले डिफाइन करा था उसे क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है। तो ये वो कितने दिन पहले जो है नोटिस देना पड़ेगा उसे, अगर उसे चेंज करना है तो। 4 ऑप्शन है 21 दिन, 14 दिन, 60 दिन और 30 दिन और जो इसका राइट आंसर है वो है ए 21 डेज। सो ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। निशांति एकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड करिए, यहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स मिलेगा, साथ ही साथ फ्री स्टडी ग्रुप आप बना सकते हैं, फ्री एंड पेड कोर्सेस अवेलेबल हैं और आप फ्री एंड पेड मॉक टेस्ट भी यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।